2026 में कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी बना सकती है आपको बड़ा मुनाफा? गोल्ड सिल्वर ही नहीं, कॉपर, क्रूड और नेचुरल गैस में भी छुपा है बड़ा गेम। 2026 कमोडिटी निवेश के लिहाज से बेहद अहम साल हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, इंटरेस्ट रेट साइकिल और एनर्जी ट्रांजिशन का सीधा असर नॉन एग्री कमोडिटी पर दिख सकता है। 2026 की संभावना पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। हम 2026 की कमोडिटी की चर्चा करें उससे पहले कि 2026 में ही नॉन एग्री कमोडिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन से ग्लोबल फैक्टर देंगे, क्या संभावना आपको नजर आती है? देखिए कमल जी, यहाँ पे हमको अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे फेजेस में ओवरऑल जो है कमोडिटी बास्केट को देखना होगा। सबसे पहले अगर बात प्रेशियस मेटल की करें तो यहाँ पे हमारा मानना है कि जो सेफ हेवन बाइंग है, और दूसरा यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, रुपी के साथ साथ जो बाकी ग्लोबल करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है, तो ये जो तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स है ये यहाँ पे प्रेशियस मेटल्स की कीमतों को वर्ष 2026 में भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल की बात करें तो यहाँ पे भी जो है हम देख रहे हैं कि जब से यूएस ने ट्रेड टैरिफ जो है दुनिया भर के देशों के ऊपर लगाया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो क्रिटिकल जो मेटल्स की लिस्ट को रिवाइज किया, वहां पे काफी सारे मेटल्स को जोड़ा। उसके बाद से हमने देखा है कि यहाँ पे दुनिया भर के जो देश जो बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो लगातार यहाँ पे जो मेटल्स है उसका रिजर्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सप्लाई के कंसर्न्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। नई माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आई है पिछले कुछ वर्षों में। तो उसके चलते यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी जो एक रुझान है वो वर्ष 2026 में तेजी का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई के कंसर्न्स है वो, और दूसरा यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसमें वर्ष 2026 में फिर एक बार सुधार देखने को मिलेगा। तो उसके चलते इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी मजबूती रहेगी। लेकिन जहां तक एनर्जी का सवाल है, वहां पे हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड फंडामेंटल है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई ग्लट की जो सिचुएशन वो निर्मित होती हुई नजर आई है, क्योंकि रशिया अपने उत्पादन को लगातार बढ़ा रहा है। ओपेक प्लस की तरफ से भी उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है वो यहाँ पे ओवर सप्लाई की जो कंडीशन निर्मित होती हुई दिख रही है उसकी तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है। साथ ही जो रशिया यूक्रेन के बीच में पिछले 3.5 वर्षों से जो युद्ध जारी है, उसको भी यहाँ पे समाप्त करने के लगातार प्रयास अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं। तो इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए एनर्जी जो सेक्टर है, और या एनर्जी से रिलेटेड जो दो बड़ी कमोडिटी है, चाहे वो कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस हो, वहां पे बड़ी उठापटक बनी रह सकती है, और एक दायरे का जो कारोबार है वर्ष 2026 में भी बना रह सकता है। मनोज जी, आपने ये तो सभी नॉन एग्री कमोडिटी पर एक समीक्षा दी कि किस तरह से बाजार में हम 2026 में हालचाल देख पाएंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो 2026 के लिए आप निवेशकों को क्या रणनीति सुझाएंगे? देखिए कमल जी, हम यहाँ पे लगातार गोल्ड और सिल्वर पर पिछले 5 वर्षों से बुलिश है, और अभी भी हमारा मानना है कि वर्ष 2026 भी निवेशकों के लिए रिटर्न के लिहाज से सोने और चांदी में एक बेहतर वर्ष साबित होता हुआ नजर आएगा। तो हम निवेशकों को यहाँ लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने निवेश में बने रहें। इवन जो नए निवेशक यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले निवेश नहीं किया है, उनको भी हम यहाँ एसआईपी के माध्यम से लगातार निवेश करने के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं। तो उससे दो फायदा है। एक तो आपका जो पोर्टफोलियो है वहां पे डाइवर्सिफिकेशन होगा, और दूसरा जो रिस्कियर असेट्स में हम लगातार पेन देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपका पोर्टफोलियो में एक इंश्योरेंस जो जब हम प्रीशियस मेटल में निवेश करते हैं तो उसके तौर पे देखने को मिलता है। तो निवेशक यहाँ पे अब लेवल्स जो है वो काफी बड़े लेवल पे जो है दोनों कमोडिटी ट्रेड कर रही है, और वॉलेटिलिटी भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे एवरेज वॉलेटिलिटी 4 से 5% की जो है वीकली बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे निवेशकों को एसआईपी के रूप में वर्ष 2026 में निवेश की धारणा रखना चाहिए सोने और चांदी में। ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में भी सोना लगभग यहाँ पे 15% तक के जो रिटर्न है वो निवेशकों को दे सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 20% के रिटर्न 2026 में बन सकते हैं। जी, अब मुझे कॉपर को फ्यूचर मेटल क्यों कहा जा रहा है? क्या 2026 में बड़ा मूव संभव है?
देखिए, कॉपर में यहाँ एक बड़ा मूव इसलिए संभावित है कमल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि जो नए डेटा सेंटर है वो लगातार निर्मित हो रहे हैं, चाहे वो यूएस में हो, चाइना में हो, हांगकांग में हो, या और भी जो बड़े जो कंट्रीज है वहां पे लगातार हम देख रहे हैं कि जो डेटा सेंटर है उसमें एक बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसी तमाम जो नई टेक्नोलॉजी है और जो डेटा सेंटर है उनको चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पावर की जरूरत होती है। और इसीलिए कॉपर में यहाँ पे जो एक रुझान है निवेशकों का वो एक पॉजिटिव रूप में उभर कर आया है, क्योंकि जो कॉपर की डिमांड है जिस तरह से, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, वहां पे जिस तरह से रिक्वायरमेंट जो है पावर की बढ़ती हुई नजर आएगी तो निश्चित रूप से कॉपर की कीमतों को सपोर्ट करेगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो कॉपर जो सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल मेटल माना जाता है, वहां पे सप्लाई कंसर्न्स पिछले कुछ वर्षों से लगातार बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि चिली और पेरू जो दो बड़े यहाँ पे जो है सप्लाई कंट्रीज है, वहां पे लेबर की शॉर्टेज के चलते, लेबर अनरेस्ट के चलते लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई के कंसर्न है। दूसरा, डिमांड यहाँ पे आगे जो आउटलुक है वो काफी बेहतर है डिमांड का। और जिस तरह से यहाँ पे जो यूएस ने टैरिफ लगाया उसके बाद से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को देखते हुए चाइना और बाकी जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे लगातार मेटल को अक्यूमुलेट भी कर रही है। तो ये सारे फंडामेंटल को देखते हुए हमारा मानना है कि कॉपर के लिए वर्ष 2026 काफी एक ब्राइट ईयर जो है वो रह सकता है। जी। और मनोज जी, क्रूड ऑयल की बात कर ली जाए, हालांकि आपने क्रूड ऑयल के बारे में शुरुआत में कुछ बता दिया है काफी चीजें। फिर भी क्रूड ऑयल में जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो किन चीजों का ध्यान रखें और किस तरह से आपको इसमें कमाई की संभावना दिखती है? देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी। अभी हम यहाँ पे लगभग $57 के आसपास डब्ल्यूटीआई को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो बॉटम यहाँ पे मैं वर्ष 2026 में $50 मानता हूँ डब्ल्यूटीआई के लिए। लेकिन वहीं ऊपर की अगर हम बात करें तो 65 से $68 जो एक अपर रेंज यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि सप्लाई की जो सिचुएशन है वो काफी बेहतर है। हालांकि ओपेक प्लस बोल चुका है, यहाँ पे भी जो मंथली रिपोर्ट ओपेक प्लस ने जारी की थी पिछले सप्ताह, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वर्ष 2026 में कच्चे तेल की सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस्ड हो सकती है। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो एक बड़ा रोल प्ले करेंगे कच्चे तेल की कीमतों में। जैसे अभी हम यूएस और वेनेजुएला के बीच में टेंशन देख रहे हैं, वो एक यहाँ पे बड़ा, हम कह सकते हैं कि ट्रिगर हो सकता है। साथ ही अगर रशिया यूक्रेन के बीच में पीस डील नहीं होती है तो वो एक दूसरा ट्रिगर यहाँ पे कच्चे तेल के लिए हो सकता है। और तीसरा ट्रिगर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यूएस का चाइना और भारत के साथ में जो ट्रेड जो रिलेशन है वो 25 में कमजोर पड़ते हुए नजर आए थे। 2026 में अगर यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस जो है स्ट्रांग होते हैं यूएस के, चाइना और इंडिया के साथ में, तो निश्चित रूप से वहां पे डिमांड जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो ये 2 से 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर मार्केट को नजर रखना चाहिए। बॉटम मेरा मानना है कि $50 यहाँ पे एक्सट्रीम केस जो है होने पर वहां पे बन सकता है। वहीं बुल केस में अगर हम बात करें तो 65 से $68 एक अपर रेंज यहाँ पर रह सकती है। कोई मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर इमर्ज होते हैं तो फिर हम वहां पे $70 के पास पार भी जो है कीमतों को जाते हुए देख सकते हैं। जी, नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी को ट्रेडर कैसे कैश कर सकता है? देखिए, ये कमोडिटी काफी वॉलेटाइल रहती है और इसका नेचर भी है। और हम देखते हैं कि जो वेदर इंटेंस ये कमोडिटी हम कह सकते हैं, जिस तरह से यूरोप और यूएस में जब कोल्ड वेदर की सिचुएशन निर्मित होती है दिसंबर से फरवरी तक, तो 2 से 3 महीने हम देखते हैं कि डिमांड काफी बढ़ जाती है और उस समय यहाँ पे एक मजबूती कीमतों में देखने को मिलती है। इनफैक्ट हमने दिसंबर महीने में यहाँ पे लगभग 495 के आसपास नेचुरल गैस की कीमतों को जाते हुए भी देखा था। लेकिन जब यूएस से एक रिपोर्ट निकल कर आई कि 3 सप्ताह जो है वहां पे वेदर कंडीशन वो माइल्ड रह सकती है, उसके बाद हमने एक शार्प जो है डिक्लाइन यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखा। हमारा मानना है कि यहाँ पे कोल्ड वेदर कंडीशन जो है वो अब निर्मित हो सकती है दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट फोर्टनाइट में। तो वापस से वहां पे कीमतों में एक जो है उछाल देखने को मिल सकता है। वॉलेटिलिटी इस कमोडिटी में काफी ज्यादा रहेगी। नीचे में मेरा मानना है कि 290 295 के आसपास एक बॉटम जो है वो रह सकता है। और ऊपर में 450 से 500 की जो रेंज है वो अगले 3 महीने यहाँ पे बनी रह सकती है। बेहतर होगा कि ये कमोडिटी में पोजीशन कम रखें, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि वॉलेटाइल काफी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी जो वेदर रिलेटेड न्यूज आती है
तो वहां पे बड़ी उठापटक 15-20% तक भी इस कमोडिटी में आ जाती है। तो जो छोटे ट्रेडर या निवेशक है वो इस कमोडिटी से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर हो। जी। और मनोज जी, अभी आपने सभी कमोडिटी पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह 2026 में ट्रेड रखें, लेकिन नए निवेशकों के लिए 2026 में सबसे सुरक्षित नॉन एग्री कमोडिटी कौन सी हो सकती है? देखिए, सुरक्षित तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेशनल कमोडिटीज है और हम देखते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल घटनाक्रम में कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो वो ओवरऑल नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बड़े रूप में प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे 20 सप्ताह बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग है और वहां पे 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की संभावना है। साथ ही वहां पे जो रुख जो है बैंक ऑफ जापान का वो हॉकिश रह सकता है। मतलब आगे भी उनकी तरफ से वर्ष 2026 में रेट हाइक देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन निर्मित होती है तो येन का जो कैरी ट्रेड है वो प्रभावित होगा, डॉलर में एक बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। तो उसके चलते एक बड़ी वोलेटिलिटी ओवरऑल जो है ग्लोबल नॉन एग्री कमोडिटीज में देखने को मिलेगी। फिर भी यहाँ पे फंडामेंटल्स को देखते हुए हमारा मानना है कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये तीन कमोडिटी वर्ष 2026 के लिए काफी बेहतर रहेगी। तो सोने और चांदी में एसआईपी के रूप में निवेश करें। सोने में हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में $5,000 और 1,50,000 भारतीय बाजारों में वो स्तर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड हमारा मानना है कि 1,18,000 के नीचे सोना वर्ष 2026 में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कोई भी डीप आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें ऊपर में 1,50,000 तक के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो यहाँ भी 1,90,000 से 1,75,000 की रेंज में चांदी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1,55,000 के नीचे अभी कीमतें जाती हुई नजर नहीं आ रही है और ऊपर में 2,40,000 तक कीमतें एक बार वर्ष 2026 में जा सकती है। कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रेंज है एक्यूमुलेशन की वो 1,090 से 1,055 के बीच में जो एक्यूमुलेशन की रेंज रहेगी। 1,020 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हमारा मानना है कि ऊपर में 1,280 और 1,350 तक के जो लक्ष्य है वो कॉपर में वर्ष 2026 में देखने को मिल सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज में हमने चर्चा की है, कमल जी, उनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है ना। हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हमारे रिकमेंडेशंस के चलते हो सकती है, लेकिन सोने और चांदी के ईटीएफ में जरूर मैं एसआईपी के रूप में मेरा निवेश करता हूं। तो कोई भी ट्रेडर या निवेशक कोई भी कमोडिटी में निवेश या ट्रेड की कोई रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं और स्टॉप लॉस का वहां पे पालन जरूर करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।